हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो को, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इससे पहले हम लोगों ने शंखनाद की सीरीज के अंदर 2 पार्ट्स को कवर किया है, पार्ट 1 देन पार्ट नंबर 2। आपका यूनिट नंबर 1 पूरा हो चुका है। अब हम आ गए हैं फाइनली यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 भी आपका 2 पार्ट्स में होगा। आज मैं आपके लिए कुछ थिंकर्स को लेकर आई हूं जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में जो भी फैक्ट्स है, जो भी उनके थॉट्स है, वो सब मैंने यहाँ पर आपके ऐड करे हैं। और आई होप कि आप सबको ये भी पसंद आएगी। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आपको बहुत पसंद आई। मैंने आप सबके फीडबैक को देखा, आप सबने बहुत अच्छी तरीके से उसको देखा भी है, समझा भी है और आपको बेनिफिट लगा है। आपने मुझे ये भी बोला है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इसी तरीके से पूरी 10 की 10 यूनिट में आपको करवाने वाली हूँ। सारी यूनिट के फैक्ट्स वगैरह आपके सामने मैं लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात और कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं आपको पूरी की पूरी यूनिट्स अलग से पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन के तौर पर एक फैक्ट दे रही हूँ, जो कि लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। अगर आप अभी से करते हो, किसी ने पहले से ही पढ़ रखा है, तो उनका रिवीजन यहाँ पे बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो पढ़ रहे हैं प्लस क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, जो कि मेरे कोर्स को लेकर कोर्स परचेज कर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर जब इनको देखेंगे, इस वीडियोस को समझेंगे, तो उनका पूरा का पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। तो बेनिफिट सबके लिए है, न्यू लर्नर्स के लिए भी और पुराने वाले के लिए भी, सबके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की नई यूनिट को, यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स शंखनाद सीरीज के साथ। चलो, और उससे पहले आप सबको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिसने अभी तक यूजीसी नेट चैंपियंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलती रहे, ठीक है। चलो, और एक और चीज भाई, ये रहा प्लस का बैच। आप लोग कह रहे हो कि मैम बैच नहीं दिख रहा, क्लासेस नहीं दिख रही है, तो ये मेरा बैच चल रहा है, आप इसको देख सकते हो। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच पॉलिटिकल नंबर 2, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों मिलेगा। पेपर 2 मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का, पेपर 1 में तोशिया मैम एंड देन रजत सर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स पहले पढ़ाया था, अभी का नहीं है, अभी नया वाला ये वाला है, जो कि आपका लेटेस्ट ही शुरू हुआ था, जहां पर मैंने अभी तक आपको यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये यूनिट्स मैं आपको करवा रही हूँ और 2 यूनिट्स आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि अब आपका जो कोर्स परचेज करने का एक लास्ट डेट थी, वो अब 1 तारीख हो गई है, 1 अप्रैल हो गया है, ठीक है। हाइक हो गया और मतलब डेट बढ़ गई है, और 1 तारीख के बाद, 1 तारीख से आपके जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर कि अब जिसको लेना है, ये लास्ट मंथ एंड हो रहा है, आप सब जानते हैं कि अब एक नया साल आ रहा है 1 अप्रैल से, राइट। तो मेक श्योर कि इससे पहले प्राइस अब बढ़ जाए। लास्ट बार आपको मौका मिल रहा है कोर्स परचेज करने का 60% ऑफ का। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो कोर्स बेसिकली आपको ये दिख रहा है, ये 6 महीने का अगर आप लेते हो तो 4999 का है। और अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो, आपको लगता है कि 6 महीने काफ़ी नहीं है आपके लिए, तो आप लोगों को 1 साल का कोर्स देना चाहिए, और ये आपका 7999 का है। 1 टाइम अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, EMI का ऑप्शंस आप सबको दिया गया है। अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स परचेज करते हैं तो 700 से लेकर 800 रुपीज़ आपको पर मंथ फीस के तौर पर पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग लेते हैं पूरे 12 मंथ का कोर्स, देन आपके यहाँ पे अमाउंट और कम हो जाता है। माफ़ी चाहती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि 600 से लेकर 700 रुपीज़ में आपको पर मंथ फीस देना होगा। तो EMI का ऑप्शन आपके पास है, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, फाइनली करते हैं अपना रिवीजन।
और सबसे पहले आपके आ गए हैं एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अब आप सब इसको देखकर डर रहे हो कि मैम आपने तो सिर्फ फैक्ट कहा था, यहाँ तो इतना सारा थ्योरी दिख रहा है। तो भाई ये सिर्फ कुछ लाइंस है, ये मेन लाइन, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं, मजा आने वाला है। नोट्स बना लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको 101% श्योरिटी है कि आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए तो एरिस्टोटल की अगर हम बात करें, अरस्तु की बात करें, बहुत पुराने थिंकर्स है आपके एरिस्टोटल, राइट। प्लेटो के सामान्य से विशेष यानी कि डिडक्टिव की ओर एक दर्शन का निर्माण किया। अरस्तु ने विशेष से सामान्य की ओर दर्शन को प्रस्तावित किया। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको बताया गया है कि ये लोग अपने अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। अब आप लोग रिसर्च को पढ़ते हो, रिसर्च में आप दो मेथड्स को समझते हो, यहाँ तक कि टीचिंग के अंदर भी आप इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड्स को आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर ये भी स्टडी करने के लिए प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने अपने अपने मेथड्स को फॉलो किया। जो आपके प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड यानी कि सामान्य से विशेष की ओर, जहाँ पर आप पहले एक पूरी चीज को देखते हो, एक सामान्य रूप से देखते हो, जनरल फॉर्म में देखते हो, और उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक एक चीजों को देखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिएगा कि आपको मैंने एक अलमीरा दिखाई और मैंने बोला कि ये अलमीरा बुक्स की है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये जो अलमीरा है ये बुक्स की है, तो वो मैंने उसकी जनरल फॉर्म बताई है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अब मैंने कहा कि आपको उस अलमीरा को स्टडी करना है, अब मैंने तो बता दिया कि ये अलमीरा आपकी बुक की है, तो वो एक जनरल फॉर्म है, बट आपको विशेष की तरफ आना है यानी कि पर्टिकुलर की तरफ आना है। तो उसमें आप क्या करोगे, अलमीरा को ओपन करोगे, आप कहोगे कि भाई देखो इसमें तो मैथ्स की बुक है, ये आपकी साइंस की बुक है। तो पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट आप बता रहे हो कि यानी कि इसमें कौन कौन सी बुक्स है, बुक्स की अलमीरा है लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट की है। तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर है मैथ्स की, ये इसमें साइंस की है, इंग्लिश की है, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है। तो आपने क्या किया, पहले एक जनरल फॉर्म देखी, उसके बाद आपने पूरा देखा, देन उसके बाद आपने जब रिसर्च करा तो आपने देखा कि हाँ विशेष रूप से स्टडी किया, एक एक चीज़ को आपने समझा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक, यानी कि आपको माइनस की तरफ जाना है, मतलब एक एक करके एक एक चीज़ों को समझते जाना है। फिर पहले पूरा देखो, फिर एक एक करके देखो। अब यहाँ पर वहीं जब हम लोग एरिस्टोटल की बात करते हैं, एरिस्टोटल जब स्टडी करते हैं तो एरिस्टोटल अपना जो मेथड रखते हैं वो आपका डिडक्टिव नहीं, वो इंडक्टिव रखते हैं, यानी कि आगमनात्मक। इसको बोलते हैं निगमन, डिडक्टिव को बोलते हैं निगमन, लेकिन जो एरिस्टोटल अपनाते हैं इसको हम बोलते हैं आगमन। आगमन में क्या होता है, आप विशेष चीज को देखते हो और विशेष से आप सामान्य पर आते हो, यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ आप लोग आते हो। कैसे कि अब आप क्या करोगे, आपने एक अलमीरा खोली, ये चेक करने के लिए कि इसमें है क्या, ये अलमीरा किस चीज की है आपको नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द अलमीरा। आपने क्या किया, उसको ओपन किया और आपने देखा कि यार इसमें बुक्स है। एक चीज खोली, उसमें बुक निकली, हिंदी की, मैथ्स की। आपने एक एक चीजों को देखा कि हाँ इसमें बुक निकली जा रही है, आई जा रही है, बुक्स ही आ रही है। ठीक है, बार बार हाथ डालो, बुक्स आती है, फिर देखो, फिर बुक आ रही है, फिर देखो, फिर बुक आ रही है। तो यानी ये विशेष यानी कि पर्टिकुलर चीजों को आपने देखा एक एक करके, देन आपने देख लिया अरे यार ये बुक तो किस चीज की है, ये बुक पूरी की पूरी अलमीरा की है। तो उसका जनरल फॉर्म निकल गया क्या, कि ये बुक अलमीरा की बुक है। तो यहाँ पे अपोजिट हो गया था आपका डिडक्टिव से, यानी कि आपके निगमन से। तो ये था आपका आगमन। तो एरिस्टोटल जो है वो इंडक्टिव को फॉलो करते हैं, लेकिन जो प्लेटो है वो डिडक्टिव मेथड को यूज करते हैं। एग्जाम में कई बार आया है तो पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, जो आपके एरिस्टोटल थे उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद की प्लेटो की धारणा से सहमत नहीं थे। अब क्या हुआ था, अगर आपने प्लेटो को पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लेटो के कंसेप्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो है कम्युनिज्म का, यानी कि आपका साम्यवाद, जहां पर वो सब कुछ इक्वल कर देना चाहते हैं। जो एक चीज है वो सबके लिए है, अलग अलग नहीं है। कि भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने कहा कि भाई देखो ये जो वाइफ है ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन की वाइफ नहीं है,
ये सबका हिस्सा है, ये सबके लिए है, ठीक है। ये बच्चा किसी एक फैमिली का नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। तो आपके जो प्लेटो थे उन्होंने कम्युनिज्म कर दिया, उन्होंने साम्यवाद कर दिया था, पत्नी का, संपत्ति का, वाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का साम्यवाद कर दिया था। किसी की कोई वाइफ नहीं हो सकती, किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती अपनी खुद की, बल्कि सब चीज़ सबके लिए है। तो उसको देखते हुए एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लेटो की इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। एरिस्टोटल को पसंद नहीं आई प्लेटो की ये बात। हालांकि आप देखोगे जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो के ही क्या थे, शिष्य थे, यानी कि एक स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे एरिस्टोटल प्लेटो के। प्लेटो जो थे एरिस्टोटल को पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने, एरिस्टोटल ने अपने ही गुरु की निंदा कर दी इस मामले में, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जायज़ भी था, राइट। अब अगर हम आगे देखें, आगे बढ़े, एरिस्टोटल और क्या कहते हैं, तो प्लेटो एक आदर्शवादी है जबकि एरिस्टोटल एक यथार्थवादी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपके एरिस्टोटल है वो एक यथार्थवादी है, यानी कि वो एक रियलिस्टिक पर्सन है जो कि यथार्थ को लेकर चलते हैं, हर एक चीज़ के पीछे तर्क की खोज करते हैं, लॉजिक को देखते हैं, रीज़न को देखते हैं। वहीं अगर हम देखें प्लेटो को, तो प्लेटो बड़े ही आदर्शवादी थे, यानी कि आइडियलिज्म थे, बड़े ही आदर्श वाली बातें किया करते थे, उन्होंने लॉजिक की बात करी ही नहीं थी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि एरिस्टोटल यथार्थवादी है और प्लेटो आपके आदर्शवादी है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करें, लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप नहीं है। ये सब हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सबसे ही बेकार है, वो सरकार का एक आदर्श रूप नहीं होता है, यानी कि डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं बताया, सरकार का ये रूप पसंद नहीं आया था किसको, एरिस्टोटल को। सब कुछ नोट करते रहिएगा। फिर है राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों की नैतिक पूर्णता के लिए है। उन्होंने क्या कहा, एरिस्टोटल ने राज्य को महत्व दिया, एक स्टेट को महत्व दिया कि राज्य जो है अपने आप में महत्वाकांक्षी है। इन्होंने बोला कि राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों की नैतिक पूर्णता के लिए जरूरी है, यानी कि जो एक स्टेट आज एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्टेट जरूरी है हम सब लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि इसी से ही उनके अंदर मोरल्स आते हैं, मोरल्स परफेक्शन वहीं से ही मिलता है। एक नैतिक व्यक्ति कब बनेगा, जब उसके पास राज्य होगा, राज्य के बिना अनैतिक रहेगा। तो एरिस्टोटल ने राज्य को महत्व माना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको बातें समझ आ ही गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। एरिस्टोटल जो कि आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों के स्तंभ को भी फॉलो करते नजर आते हैं। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा था कि जो आपके एरिस्टोटल है वो बेसिकली यथार्थवादी है, तो आदर्शवादी रूप कैसे आ रहा है? तो एरिस्टोटल के विचारों में आपका आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों ही पिलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अरस्तु के आदर्श समाज में श्रम का विभाजन मध्यम आकार में नगर राज्य के सर्वोत्तम राज्य के रूप में देखने को मिलता है। अब हम एरिस्टोटल को क्यों बोलते हैं कि ये आइडियलिज्म को भी फॉलो करते नजर आते हैं, मतलब कि दोनों रूप है, ना ही तो पूरी तरीके से रियलिज्म है, ना ही एरिस्टोटल पूरी तरीके से आइडियलिज्म है। जो आपके एरिस्टोटल है वो आदर्श रूप में इसलिए नजर आते हैं बिकॉज वो बोलते हैं कि जो श्रम है उसका विभाजन करना चाहिए, यानी कि काम का बंटवारा करना चाहिए, वो ज़रूरी है। एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर मेक श्योर कि जो एक लेबर है उसका डिवीज़न किया जाए, ठीक है, काम का बंटवारा किया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो आकार है, जो साइज़ है, एक नगर का जो साइज़ है, सिटी या स्टेट का जो साइज़ होगा वो मीडियम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए, बीच का होना चाहिए एक स्टेट। तो ऐसे करके उन्होंने एक आदर्श राज्य को भी प्रस्तुत किया एरिस्टोटल ने हम लोगों के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे वास्तविकता को कैसे खोजा जाए, ये इन्होंने ध्यान दिया। बेसिकली वास्तविकता को यानी कि रियलिटी को उन्होंने क्या किया, हाउ टू डिस्कवर दैट रियलिटी। उन्होंने देखा कि रियलिटी को कैसे खोजा जाए। रियलिटी खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, यानी कि तर्क का यूज़ किया सच्चाई को जानने के लिए, और जैसे ही उन्होंने तर्क का यूज़ किया तो उससे हमें दिखा उनका यथार्थवादी रूप, यानी कि रियलिस्टिक। इसका मतलब हुआ कि एरिस्टोटल यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं,
ठीक है, चलो आई होप कि यहाँ तक आपको एरिस्टोटल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अरस्तु के राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए। अब देखो राजनीतिक शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बातें बोली है। बेसिकली इन्होंने जब राजनीति को समझा, जब पॉलिटिक्स को इन्होंने पढ़ा, तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, जैसे कि अनुभव मूलक पद्धति, इन्होंने एम्पिरिकल मेथड को अपनाया। कई बार एग्जाम में आता है कि कौन से मेथड्स को अपनाया गया था, कौन से नहीं अपनाया गया था, ठीक है, तो इसलिए अनुभव मूलक। देन उसके बाद आपका तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपैरेटिव मेथड्स को फॉलो करते हैं। देन इसके अलावा स्व उद्देश्यात्मक पद्धति का भी यूज करते हैं, आपका टेलियोलॉजिकल मेथड्स को भी फॉलो करते हैं। अब आप कहोगे मैम अनुभव हमें समझ आ गया कि खुद से एक्सपीरियंस लो और उससे सीखो, हमें ये भी समझ आ गया कि तुलनात्मक पद्धति क्या है कि यानी कि कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करके चीज़ों को समझो। लेकिन ये स्व उद्देश्यात्मक पद्धति क्या होती है, ये टेलियोलॉजिकल क्या होता है? तो स्व उद्देश्यात्मक कहता है कि आपको पता हो पहले से ही, आप एक पूरा रूप जान लेना, यानी कि उद्देश्य क्या है, क्या करना है, उसको पहले जान लो, उसके बाद अपना आगे कदम बढ़ाओ किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो इसका मतलब है संपूर्ण की कल्पना पहले ही कर लेनी चाहिए। पूरा का पूरा एक संपूर्ण, पूरा संपूर्ण की कल्पना पहले ही कर लो। मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको करनी है, जो आपका मेन गोल है, जो आपका मेन टारगेट है, आप उसको पहले ही सोच लो क्या है, फिर उस पर काम करो, ठीक है। तो ये मेथड्स को अपनाकर ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा अध्ययन किया, पूरे की पूरी उन्होंने अपनी स्टडी करी थी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अरस्तु ने स्व उद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। एरिस्टोटल के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। पॉइंट बी नोटेड। क्या कहा इन्होंने? बेसिकली जब उन्होंने स्व उद्देश्यात्मक चीज को अपनाया, जब उन्होंने टेलियोलॉजिकल मेथड को अपनाया कि पहले एक पूरा रूप देख लो, पूर्णतः की पहले ही इमेजिनेशन कर लो, तो उन्होंने ये देखा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि एक राज्य व्यक्ति से पहले है। तो एरिस्टोटल ने ये बात पूरी बोल दी थी कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी कि मनुष्य बाद में है, पहले राज्य ही था, राज्य पहले से ही था, उसके बाद मनुष्य है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, बिकॉज ये पॉइंट आपका ऐसे वाले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अरस्तु के लेखन। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, अब आप लोगों का काम है नोट्स में इसको ऐड करने का, कि उन्होंने जो निकोमेचियन एथिक्स है वो उन्होंने लिखा। इसके बाद राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की। कौन सी? पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। और ये भी पहले आपके एग्जाम में पूछी गई है, दोनों ही बुक पूछी गई है, ठीक है। तो एरिस्टोटल की है। नेक्स्ट है आपका अरस्तु की पॉलिटिक्स के बारे में। अब देखो जैसा कि मैंने कहा पॉलिटिक्स बुक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में पॉलिटिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि किस पार्ट में एरिस्टोटल ने क्या कहा था। पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिक्स उनकी बुक है उसके किस पार्ट में क्या बारे में बात की गई है। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल 8 पार्ट्स बनाए गए हैं। पूरी बुक को 8 चैप्टर में बनाया है। उसमें जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में राज्य को लेकर, एक स्टेट के नेचर को लेकर, नेचर ऑफ स्टेट की बात की गई है, और दास्ता स्लेवरी सिस्टम को लेकर बात की गई है। पार्ट नंबर 1 जो आपका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में पूर्ववर्ती विचारकों की समीक्षा और प्लेटो के आदर्श राज्य पर चर्चा की गई है। यानी कि पूर्ववर्ती विचारक यानी कि पहले प्रीवियस में जो भी थिंकर्स आ चुके थे एरिस्टोटल से पहले, उन सब के विचारों पर रिव्यू किया, उनको समझा, और साथ ही साथ प्लेटो भी जो कि उनके गुरु हुआ करते थे, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की बात करी थी, जो आइडियल स्टेट की बात करी थी, उसको भी स्टडी करते हैं। तो ये सब काम पार्ट 2 में लिखा गया है। पार्ट नंबर 3 जो आता है उसमें संविधान का स्वरूप, राजतंत्र, नागरिकता, न्याय पर विचार किया गया है। यानी कि पार्ट नंबर 3 में बात हुई है किस किस की? कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान की, बात हुई है मोनार्की की यानी कि राजतंत्र की बात करी है, सिटीजनशिप नागरिकता की बात करी है, और जस्टिस की बात करी है। एग्जाम में पहले क्वेश्चन क्या आया था कि नागरिकता का विचार एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स बुक के किस भाग में दिया है? तो वो था भाग नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 में दिया है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें 4th वाले भाग की,
तो फोर्थ वाले भाग में संविधानों का वर्गीकरण और उनकी आलोचना करी है, यानी कि पूरे संविधान का जो उन्होंने एक वर्गीकरण किया है, जो अलग अलग टाइप्स के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं, वो पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पे बताया है पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, फिर है पांचवा भाग। पांचवें भाग में उन्होंने क्रांतियों का जिक्र किया। एरिस्टोटल ने बताया कि आखिरकार रिवॉल्यूशन क्यों होता है, क्रांति पर विचार दिया, रिवॉल्यूशन पर, और उन्हें कैसे रोका जा सकता है उसकी बात करी। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में एरिस्टोटल ने लोकतंत्र को लेकर और जो धनिक तंत्र है या फिर अर्थतंत्र आप उसको बोल सकते हैं, इसको लेकर बात करी थी। यानी कि उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर यहाँ पे बात करी और इकोनॉमिक वाली जो आपका एक धनिक जो तंत्र दिखता है उसको लेकर बात करी थी। ठीक है, देन पार्ट नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आइडियल स्टेट की बात करें कि एक आइडियल स्टेट कैसा होता है, वो आपका भाग नंबर 7 में है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, वैसे ये पूरे के पूरे 8 भाग इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन लास्ट है आपका जो पार्ट नंबर 8 है, उसमें आदर्श राज्य के साथ विभिन्न संविधानों और उनकी समस्याओं की बात करी। यानी कि यहाँ पर अगेन आदर्श राज्य की तो बात करी, आइडियल स्टेट की बात करी, बेसिकली अलग अलग संविधानों के साथ करी, और सबसे बड़ी बात है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो सब बातें आपका भाग नंबर 8 में की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स आपकी यहाँ पे बुक तैयार हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब है अरस्तु के शासन प्रणाली। अब देखो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। वैसे तो देखो यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी क्लास जो आपको दिख रही है आज, यहाँ तक कि आने वाली सारी क्लास सब कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, बकवास कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट इतना प्यारा सा मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए ना। ठीक है, चलो तो बेसिकली अब एरिस्टोटल बात करते हैं किसको लेकर, पूरे के पूरे एक गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर बात करते हैं, एक गवर्नेंस सिस्टम को लेकर बात करेंगे कि किस किस तरीके से शासन किया जाता है, क्या क्या प्रणालियाँ होती हैं। तो इन्होंने 2 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करी। कौन कौन सी? पहला शुद्ध रूप। उन्होंने कहा कि देखो शासन प्रणालियाँ बहुत सारी है, कुछ तो प्योर है यानी कि कुछ तो अच्छी है, और कुछ बहुत ज़्यादा ही करप्टेड है यानी कि भ्रष्ट है, यानी कि बहुत बेकार है। तो उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब उनसे पूछा गया कि भाई बताइए जो अच्छी वाली है यानी कि जो प्रणाली जो सिस्टम अच्छे वाला है उनके नाम बताओ, और जो बुरे वाले हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, जनता के लिए नहीं, वो कौन सी है। तो इन्होंने बताया कि देखो भाई जो शुद्ध रूप है, अब आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, कैसे आया कि किस प्रणाली को, कौन से सिस्टम को एरिस्टोटल ने अच्छा बताया और किसको बुरा बताया, या कौन कौन से पार्ट में बांटे हैं, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है पहले। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्योर वाले की, तो प्योर वाले में आपका राजतंत्र आता है, कुलीन तंत्र आता है और संवैधानिक शासन का तंत्र आता है, यानी कि मोनार्की, इसके बाद आपका ओलिगार्की और इसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब उन्होंने बेसिकली संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा राजतंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति होता है शासन करने वाला। कौन? सबका मालिक एक है, राजा, वो यहाँ पे शासन करता है। मोनार्की के अंदर राजा का रूल चलेगा, राजा ने जो बोल दिया वही कानून बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, वहीं कुलीन तंत्र में कुछ लोग होते हैं, सम पीपल का एक यहाँ पे रूल चल रहा होता है, एक नहीं कुछ लोग हैं, वो होता है कुलीन तंत्र यानी कि ओलिगार्की। और फिर होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं संवैधानिक शासन तंत्र। ठीक है, जहाँ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग शासन कर रहे हैं। तो इन सब को एरिस्टोटल ने अच्छा बताया। एक जने में राजतंत्र अच्छा है, कुछ जनों का शासन में कुलीन तंत्र अच्छा है, और बहुत सारे जनों में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अच्छी है। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने उनसे सबने पूछा कि भाई तो बेकार रूप कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बेकार रूप कौन कौन से मुझे लगते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि निरंकुश तंत्र सबसे बेकार है। निरंकुश तंत्र जिसको उन्होंने बेसिकली किसको बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, डेमोक्रेसी नहीं है,
गलती हो गई यहाँ पे, निरंकुश तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसपे आप कोई भी अंकुश नहीं लगा सकते हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब एक राजा जब तक अच्छा था तब तक तो वो राजतंत्र था, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसके अंदर सेल्फिशनेस आने लगती है, वो एक तरीके से ग्रिडी होने लगता है, लालची होने लगता है, तो वहां पे उसका जो तंत्र बन जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, वो आपका निरंकुश तंत्र में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र जो कि अच्छा रूप था, जहां पे एक से ज्यादा कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जब कुछ लोग काम कर रहे होते लेकिन ये भी धीरे धीरे भ्रष्ट होते चले जाते हैं, तो ये आगे चलकर गुट तंत्र यानी कि धनिक तंत्र बन जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो संवैधानिक शासन तंत्र जो कि बहुत प्योर था, यहाँ पे बहुत सारे लोग रूल किया करते थे, ये आपका आगे चलकर जब भ्रष्ट होता है तो लोकतंत्र बन जाता है। इनकी लोकतंत्र को भी भ्रष्ट बताया है किसने? आपके एरिस्टोटल ने। अब यहाँ पर ये आपकी गलती है, इसको यहाँ से हटाइएगा। ठीक है, तो बेसिकली निरंकुश तंत्र यानी कि एक जने का शासन, लेकिन वो एक जना बुरा है, राजतंत्र की तरह अच्छा नहीं है। यहाँ पे कुछ जनों का शासन, ये बुरे वाले लोग हैं, यही लोग बुरे बन जाते हैं आगे चलकर, तो उसको गुटतंत्र बोल दिया। फिर बहुत सारे लोगों का शासन जब बुरा बन जाता है तो लोकतंत्र बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो बेसिकली उन्होंने कहा बहुतंत्र और अभिजात तंत्र को समन्वय उपयुक्त होगा, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लोग दोनों चीजों को कंबाइंड कर देते हो, अभिजात तंत्र और बहुतंत्र। अब चलो पीछे चलते हैं, अभिजात तंत्र को देखते हैं और आपका जो बहुतंत्र है उसको देखते हैं। चलिए भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, एक तो बहुतंत्र को हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे किसके साथ? अभिजात तंत्र के साथ। क्यों भाई, क्यों मिक्स करेंगे? क्योंकि दोनों का रूल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक का ही शासन रहेगा, और ऐसा नहीं है सिर्फ पूरे के पूरे सबका ही शासन रहेगा, तो दोनों चीज कंबाइंड होनी चाहिए। यानी कि जनता से पूछा जाएगा, बहुतंत्र एक तरीके से आपका लोकतंत्र डेमोक्रेसी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जनता से भी पूछा जाएगा और रूल करने वाली एक बॉडी भी होगी। ठीक है, एक जना रूल करेगा और उसके साथ जनता भी होगी, जनता का भी एक सहमति होनी बहुत जरूरी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने दोनों को कंबाइंड किया, बहुतंत्र और अभिजात तंत्र को। ठीक है, और उसी को ही उन्होंने बोला मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट दिया किसने? एरिस्टोटल ने। ठीक है, उसके बाद स्वर्णिम मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया भाई। स्वर्णिम मध्यम मार्ग यानी कि गोल्डन मीन थ्योरी किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एरिस्टोटल से रिलेटेड है। गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि ना तो हम बहुतंत्र को अपना रहे जहां बहुत सारे लोगों का शासन है, जनता का शासन है, ना ही हम अभिजात तंत्र को अपना रहे हैं। हम दोनों को मिक्स कर देंगे कि जनता की भी परमिशन हो, रूल करने वाला इंसान भी हो। ठीक है, और जनता की सहमति भी हो हर एक चीज पर, तो उन्होंने मिक्स्ड कर दिया। तो बीच का रास्ता ही आपका गोल्डन मीन कहलाता है। ये आपने एरिस्टोटल के कंसेप्ट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आता है राज्य का आंगिक सिद्धांत। आंगिक सिद्धांत का मतलब क्या है? यानी कि एक तरीके से आंगिक सिद्धांत में वो बोलते हैं कि जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी के बहुत सारे अंग हैं, हर एक अंग का अपना अपना काम है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो एक राज्य है, एक जो स्टेट है, स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स है, स्टेट ऑर्गन्स का मतलब है हम सब लोग, हर एक व्यक्ति, हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो ये किसने दिया? राज्य का आंगिक सिद्धांत भी एरिस्टोटल के विचारों में है। उसके बाद दास प्रथा और पुरुष प्रधान समाज का समर्थन किया, ये याद रखना। यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया है आपके स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को, और मेल डोमिनेट को एक्सेप्ट किया है। यानी कि पुरुष प्रधान समाज को, पुरुषों को स्त्री से ज़्यादा बेटर बताया है किसने? एरिस्टोटल ने। और दास प्रथा को भी अच्छा बताया है उन्होंने। उनका कहना यह था कि जो दास है वो अपनी वजह से है और जो राजा है वो अपनी वजह से है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एरिस्टोटल ने कभी भी दासों को हमेशा दास बनने के लिए कभी नहीं कहा। आगे जाके इन फ्यूचर जाके अगर किसी दास के अंदर, किसी स्लेवर के अंदर अगर एक लॉजिक आ जाता है, अगर तर्क वितर्क की पावर आ जाती है, विवेक आ जाता है उसके अंदर, समझदारी आ जाती है, तो उसको दास से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा भी एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, तो विधि के शासन को महत्व दिया।
एरिस्टोटल कानून के शासन को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं कि कानून के थ्रू शासन होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, एरिस्टोटल एक बात बोलते हैं क्या, कि वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं, जन्म या निवास से नहीं, कर्तव्य पर आधारित। अब उन्होंने नागरिकता का कंसेप्ट दिया। अब देखो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको मिक्स करवा रही हूँ, पूरे के पूरे मिक्स्ड कंसेप्ट, हालांकि मेरा उद्देश्य फैक्ट देना है बट उसके साथ में कंसेप्ट थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आने लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली एरिस्टोटल यहाँ पे एक नागरिक की बात कर रहे हैं, एक सिटीजन की बात कर रहे हैं कि नागरिक आखिरकार है कौन। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति शासन वाले कार्यों में भाग ले रहा है, जितने भी आपके गवर्निंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आप नागरिक कहलाओगे। ये नहीं कि आज जो हम कहते हैं जन्म के आधार पर जो आज हमें नागरिकता मिलती है उसकी बात उन्होंने नहीं करी, उन्होंने कर्तव्यों की बात करी है। आप अपनी ड्यूटीज को कैसे फॉलो कर रहे हो, देन आप नागरिक हो, अदरवाइज आप नहीं हो। और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है कि आप शासन वाली चीजों में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब वो बोलते हैं कि अच्छा नागरिक कौन है, एक गुड सिटीजन कौन होगा। उन्होंने कहा अच्छा नागरिक वो है जो शासक और शासित दोनों बनने की क्षमता रखता है, यानी कि एक अच्छा नागरिक वो रहेगा जो शासक भी बन सकता है, जो रूल करने वाला बन सकता है, रूलर बन सकता है, और जो शासित बन सकता है। शासित बनने का मतलब ये है कि भाई देखो, यानी कि आपके ऊपर शासन किया जा रहा है, आप शासित हो, तो ऐसे में आपके कुछ कर्तव्य, आप वहां पे कर्तव्य अच्छे से निभाना। ठीक है, आप अपने शासक के कामों में मतलब कि एक पूरे के पूरे शासन में इन्वॉल्व जरूर होना। तो एक अच्छा नागरिक वही है जो शासक और शासित दोनों के बनने की कैपेसिटी रखता है, वो ही आपका अच्छा नागरिक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रूलर और रूल्ड दोनों तरीके से आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अब आगे उन्होंने बोला जिसे अवकाश के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, अवकाश के माध्यम से। अब ये क्षमता आपके अंदर कैसे आएगी, आप एक अच्छे शासक कैसे बन पाओगे या आप अच्छे शासित कैसे हो पाओगे। तो उन्होंने कहा वो सब होगा किससे, अवकाश से, यानी कि छुट्टी मिलना, भाई हमें तो लीव चाहिए, हम तो बीमार पड़ गए। तो बेसिकली अवकाश का कंसेप्ट भी एरिस्टोटल के विचारों में आता है, जिसमें वो बोलते हैं, अवकाश में कहते हैं कि जब तक आपको एक स्पेस नहीं मिलने का, एक टाइम नहीं मिलने का, तो वहां आप अपने आपके सोच विचारों से अपनी क्षमता को अच्छा नहीं कर सकते हो। आपको कहा जाता है कि हमेशा कहते हैं ना कि कुछ टाइम फ्री हो जाओ। जैसे कि आप लगातार पढ़ रहे हो, एक टाइम ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप जबरदस्ती पढ़ रहे होते हो, तो वहां आपको लीव लेना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए कि यार एक दो दिन माइंड फ्रेश करो। और उससे क्या होता है, आपकी क्षमता उस काम को करने की और बढ़ जाती है। तो एक अवकाश होना बीच में बहुत ज़रूरी है, समय मिलना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नागरिकता से वंचित कौन कौन रहेगा। एरिस्टोटल ने कहा कि भाई ये सब लोग नागरिक नहीं बन सकते कभी भी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति विहीन है, प्रॉपर्टी लेस है, जो दास है, जितने भी आपके स्लेव्स है उनको हम नागरिक नहीं मानेंगे, जितने भी श्रमिक वर्ग है, जितने भी आपकी वर्किंग क्लास है, वो कभी भी सिटीजन नहीं होगी, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, वो नहीं बन सकता, और जो आपकी स्त्रियां हैं, जो वुमेन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब भी, वृद्ध, ये इनमें से कोई भी सिटीजन नहीं बन सकता। ये आपके एरिस्टोटल ने बोल दिया था। ठीक है, और एक बात उन्होंने हमेशा बोली है कि दास अगर कोई है, सपोज करो कोई दास है, उसका बेटा भी दास होगा, ये जरूरी नहीं होता। जैसे होता नहीं है कि भाई आप, अच्छा आपके फादर दास है, ठीक है, तो आप भी दास हुए, तो ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं माना एरिस्टोटल ने। क्यों? क्योंकि भाई उसके पेरेंट्स अगर दास बने हैं तो वो क्यों बने थे, क्योंकि उनके अंदर वो सोच विचार, वो विवेक, उनके अंदर वो बुद्धि क्षमता नहीं थी। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं कि उनका बेटा भी ऐसा होगा। अगर उनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक माइंड है, एक क्षमता बहुत अच्छी है, विवेक है उसके पास, देन वो दास नहीं बनेगा, वो अच्छे उस पर रहेगा। ठीक है, तो ये बात भी एरिस्टोटल ने कही थी। अब है एरिस्टोटल का न्याय का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे जस्टिस थ्योरी को लेकर क्या बोलते हैं आपके एरिस्टोटल। तो जब वो जस्टिस थ्योरी को समझाते हैं, एरिस्टोटल ने दो तरीके की जस्टिस थ्योरी की बात करी है। पहला संपूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय।
संपूर्ण और विशेष में उन्होंने क्या बात बोली थी। उन्होंने कहा संपूर्ण न्याय का मतलब ये है कि भाई देखो, सभी लोग सामाजिक नैतिकता को फॉलो करो, समाज में अच्छे से रहो, अच्छे से सब मॉरल्स को फॉलो करो, हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे समाज में रहकर, पूरे समाज में संपूर्ण में हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे और न्याय को देखे, न्याय करे, हर कोई एक दूसरे के साथ हमेशा जस्टिस करे, अनजस्ट वाली चीजें ना करे। तो बस ये हो गया संपूर्ण न्याय। फिर उन्होंने बोला, एक बोला विशेष न्याय। विशेष यानी कि पर्टिकुलर जस्टिस कैसे होता है। पर्टिकुलर जस्टिस में उन्होंने 2 पार्ट्स बताए, ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। उन्होंने कहा एक होता है संशोधनात्मक न्याय, दूसरा होता है वितरणात्मक न्याय। संशोधन में आप क्या कर रहे हो, रिफॉर्म कर रहे हो, यानी कि रिफॉर्मेटिव आपका जस्टिस, और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये कैसे होता है। उन्होंने कहा सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है, तो आपको उसके अंदर रिफॉर्म लाना होगा, सुधार लाना होगा, उसको पनिशमेंट देकर आप में उसको सुधारना होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक होता है आपका वितरणात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें मतलब है आपका संसाधनों के वितरण से। उन्होंने कहा कि योगदान के आधार पर जो व्यक्ति जितना आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जितना अपना योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना ध्यान दे रहा है, योगदान कर रहा है, उसे उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसे संसाधनों का वितरण भी उतना ही मिलना चाहिए। जो व्यक्ति अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो सीधी सी बात है ना, आप उसको ज़्यादा पैसा दोगे, और जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आप पैसा भी कम ही दोगे। तो ये बात है वितरणात्मक न्याय। तो 2 प्रकार से जस्टिस बताएं, संपूर्ण और विशेष। विशेष के अंदर 2 चीजें बताई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना। बिल्कुल सही बात है भाई। आपके जो प्लेटो थे, प्लेटो ने तो प्रॉपर्टी एंड वुमेन्स का क्या कर दिया था, क्या किया था, कम्युनिज्म कर दिया था, साम्यवाद कर दिया था। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा ये बहुत गलत है, उन्होंने इस चीज की आलोचना करी, क्रिटिसाइज कर दिया। नेक्स्ट है स्त्री स्वभाव से ही यानी कि पुरुष के हीन होती है। इन्होंने जो है आपके जो एरिस्टोटल है, उन्होंने एक बात गलत कर दी, क्या कि उन्होंने ये बात बोली एरिस्टोटल ने कि जो एक वुमेन है वो नेचुरली ही, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा से ही, शुरुआत से ही एक पुरुष के से हीन है, यानी कि हमेशा एक मेल के अधीन रहकर सबॉर्डिनेट में काम करेगी। कौन, एक स्त्री। रूल जो करेगा वो पुरुष करेगा स्त्री के ऊपर। तो ऐसे अधीन बना दिया था किसने, एरिस्टोटल ने, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका एरिस्टोटल। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्लेटो। आई होप कि आपको एरिस्टोटल बहुत अच्छा लगा है, बड़े ही कम समय में आपने एरिस्टोटल बहुत अच्छे से सीख लिया है ना। अब ऐसे ही हमें पढ़ना होगा प्लेटो को। हालांकि प्लेटो एरिस्टोटल से पहले आए थे, फिर बाद में एरिस्टोटल आए थे। प्लेटो तो गुरु थे ना, टीचर थे, किसके थे, एरिस्टोटल के थे। तो अब हम देखते हैं एरिस्टोटल के गुरु को जानते हैं, गुरु कैसी बातें करते थे। तो बेसिकली उन्होंने आदर्श राज्य की बात करी है। एक आदर्श राज्य का, एक आइडियल स्टेट का सबसे बड़ा कंसेप्ट देने वाले आपके प्लेटो ही है। पहली चीज, प्लेटो बहुत लोगों से प्रभावित थे। सुकरात जो कि प्लेटो के भी गुरु थे, भाई प्लेटो जो कि खुद गुरु थे, गुरु के भी गुरु थे कौन, सुकरात। तो सुकरात, पाइथागोरस, आपके पार्मेनिडेस और आपके हेराक्लिटस, इन सब से प्रभावित थे कौन, प्लेटो। इन सबके विचारों को देखते हुए, उनसे खुश होकर उन्होंने अपने विचार बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे है कौन से मेथड्स को ये फॉलो करते हैं प्लेटो। एक तो आपने पीछे पढ़ ही लिया था, दूसरा है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति को देने वाले हालांकि सुकरात थे, ध्यान से सुनिएगा। आपकी द्वंद्वात्मक पद्धति यानी कि डायलेक्टिक मेथड को देने वाले सुकरात थे, लेकिन उसका यूज करने वाले पहले वो प्लेटो थे। बिकॉज डायलेक्टिक मेथड कहता है कि कोई एक विचार है, इसके अगेंस्ट दूसरा विचार है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है मैं सही हूं, सेकंड कह रहा है मैं सही हूं। तो डायलेक्टिक मेथड बोलता है कि भाई इन दोनों को मिक्स्ड कर दो, ऐसी बात, ऐसा कंक्लूजन निकालो जो इन दोनों की बातों को रखता हो, ठीक है, बीच की बात यानी कि। तो ये डायलेक्टिक मेथड होता है, दो चीजों के बीच में जो द्वंद्व होता है उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो डायलेक्टिक मेथड्स के थ्रू ही होता है, ठीक है, जैसे कि डिबेट में। चलो, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकलना जरूरी है, मेन बात ये है। चलिए, तो बेसिकली प्लेटो सबसे पहले इसका यूज करते हैं।
आपके जो क्या नाम है सुकरात थे, वो तो बस घूम घूम के ये चीज़ अपनाया करते थे, लेकिन कभी ऐसे डिफाइन नहीं करी है। प्लेटो ने अच्छे से यूज़ किया इसका अपने अध्ययन में। आगे अगर हम बात करें, प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी माना जाता है। बिल्कुल, प्लेटो को हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपियन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना आइडियल स्टेट की बात करी, इतनी आइडियल वाली बातें करी, बिकॉज ये आइडियलिज्म थिंकर है। इन्होंने इतनी आदर्श वाली बातें करी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने देख रहे हैं, स्वप्नदर्शी है, सपने वाली बातें कर रहे हैं, जो शायद हकीकत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटो की रचनाएं। तो भाई ये लिखी प्लेटो की सारी रचनाएं आपके एग्जाम में आती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, चाहे वो रिपब्लिक हो गई, स्टेटमेंट हो गई, या फिर द लॉ हो गई, ये तीनों ही बातें प्लेटो के विचारों में देखी जाती हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये सब और बाकी उनकी जो भी रचनाएं रही है, जो भी उनके वर्क रहा है, वो सब यहाँ पे लिखी है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है विचारों का सिद्धांत, गुफा का रूपक सिद्धांत। आपकी ओलिगारी ऑफ केव क्या था? तो भाई गुफा का सिद्धांत देने वाले कौन है, ये क्वेश्चन आता है, प्लेटो ही थे। गुफा का सिद्धांत कहता है कि गुफा में सब लोग बैठे हैं, कुछ लोग गुफा में बैठे हैं। गुफा का मतलब आप लोग एक ऐसे जगह हो कि आपको रियलिटी पता ही नहीं है, सच पता ही नहीं है। एक गुफा में बैठे हो जहां पर आपके पैरों में चैन बंधी हुई है, जहां पर आपका फेस बस एक तरफ एक चीज को देख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि सामने कुछ परछाइयां हैं और आप उसको देखे जा रहे हो, और आप उसको ही दुनिया मान रहे हो, जबकि वो दुनिया है ही नहीं। फिर गुफा में से एक इंसान बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर आकर देखता है कि अरे यार, जो हम अंदर देख रहे थे वो तो परछाई थी, असली दुनिया तो कुछ और है। तो ये इतनी बड़ी कहानी सुनाने का प्लेटो का क्या मतलब था? ये था एक एग्जाम्पल था उनके अपने विचारों को समझाने का। क्या उनका मानना ये था कि जो एक मनुष्य है, जो एक व्यक्ति है, उसे असली ज्ञान पता ही नहीं है, उसे असली नॉलेज नहीं पता। ठीक है, वो एक अंधेरे में है, एक गुफा में है, जो दुनिया में दिख रहा है उसे वही सच लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, आध्यात्मिक लोग। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही, स्पिरिचुअल नॉलेज ही एक असली ज्ञान है, वही असलियत है। जो आज हमें दिख रहा है ना, मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक इमेजिनेशन है, ये सब कल्पनाएं हैं। तो ऐसे ही गुफा में बैठे से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम वही गुफा में बैठे लोग हैं जो बस इस मोह माया के जाल में जकड़े हुए हैं। असली ज्ञान कुछ और होता है, परमात्मा। ठीक है, तो ऐसी बातें आपके प्लेटो भी समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो यही था ओलिगार्की ऑफ केव, कि मनुष्य अज्ञान रूपी एक गुफा में बैठा है, एक ऐसी गुफा, एक ऐसी केव जहां पे कुछ भी ज्ञान नहीं है, और जो शैडोज दिख रही है उनको ही वो रियलिटी मान रहा है। ठीक है, उसको ही सच मान रहा है, लेकिन आत्मज्ञान से वास्तविकता को पहचानता है। यानी कि वो बोलते हैं कि असली ज्ञान कब मिलेगा? जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि रियल क्या होता है, वास्तविकता क्या है, तब पता चलेगा। ठीक है, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप। चलो भाई, अब आ जाइए आगे नेक्स्ट चीज पर। तो प्लेटो ने अब रिपब्लिक बुक लिखी। रिपब्लिक के अंदर, जिसको हम हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं, उसके अंदर प्लेटो ने भी सरकार के रूप बताए, जैसे कि आपके एरिस्टोटल ने बताए थे। इन्होंने अभिजात तंत्र की बात करी, एरिस्टोक्रेसी की बात करी, इन्होंने सैन्य तंत्र की बात करी, धनिक तंत्र की बात करी, प्रजातंत्र की बात करी, और निरंकुश तंत्र की बात करी। इन्होंने भी बहुत सारे टाइप्स बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे बात करते हैं इनके विचारों में आदर्श राज्य की। अब इन्होंने आइडियल स्टेट की बात करी, सबसे बड़ा कंसेप्ट ही इनका आइडियल स्टेट का है। प्लेटो ने जब आइडियल स्टेट की बात करी तो उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था? प्लेटो ने कहा आइडियल स्टेट वो है जहां पे 3 वर्ग, शासक वर्ग, जहां पे सैनिक वर्ग यानी और उत्पादक वर्ग। एक समाज जब 3 वर्गों में बटा होगा, 3 क्लासेस में बटा होगा। एक क्लास होगी रूल वाली, जो कि शासन करने लायक है। एक क्लास है जो कि सोल्जर बनने लायक है, सिर्फ सेना बन सकती है। और एक क्लास है जो कि सिर्फ आपका जो प्रोडक्शन होता है उसका ही काम कर सकती है। तो उन्होंने कहा जिन लोगों में, एक राज्य के अंदर जिन लोगों में सद्बुद्धि है, वो तो भाई रूलिंग क्लास का हिस्सा है, वो शासक बनने लायक है। ठीक है, और जिन में बुद्धि नहीं है, साहस है, पूरा हिम्मत है, ताकत है, जिनके अंदर करेज है, वो उन्हें सेना में भर्ती करवाओ।
और जिन लोगों में तृष्णा है, तृष्णा का मतलब क्या है, एक यहाँ पे ग्रिड लिखा है, लालच लिखा है, या फिर कह लो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो चाहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जिनमें इच्छाएं हैं, तृष्णा है, ऐसे लोगों को हम उत्पादक वर्ग में डालेंगे। उत्पादक वर्ग का काम क्या है, चीजों का उत्पादन करना, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है, तो ऐसे में वो चीजों को उत्पादन कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम उत्पादन में डालेंगे। तो अगर समाज इन 3 वर्गों में इसी तरीके से बटा है तो ये एक आइडियल स्टेट है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। प्लेटो ने के शिक्षा संबंधी विचार देखते हैं। अब तो ये तो हो गए आदर्श राज्य के विचार, कैसे एक राज्य आदर्श है। अब बढ़ते हैं इनकी शिक्षा के विचार। प्लेटो की शिक्षा पद्धति, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा ही भयंकर है, बड़ा ही लॉन्ग टर्म, 50 साल की उम्र में जाकर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है, ऐसा सिस्टम है किसका, हमारे महाजन जी, किसका, प्लेटो जी का। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है, उन्होंने सबसे पहले एक लाइन बोली, क्या, कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, यानी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, यानी कि अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो उसका इलाज भी कौन करेगी, एक शिक्षा ही कर सकती है, यानी कि एजुकेशन ही करेगा। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलेगी तो हमारा माइंड अच्छा हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी हम बातें देखते हैं और शिक्षा पद्धति को भी देखेंगे। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, एक स्टेट का कंट्रोल होगा एजुकेशन पर, विशेषकर अभिभावक वर्ग जो है उनकी शिक्षा पर खास कर क्या होगा भाई, बड़े बड़े जो हमारे गार्जियंस हैं उनकी शिक्षा पर खास कर कौन, आपके स्टेट कंट्रोल करेगा। तो राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की बात करी, विशेषकर अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा की बात करी, ठीक है। एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और आपके स्पार्टा की सैनिक शिक्षा, दोनों का समन्वय है। अगर आपके एग्जाम में कभी आए, जो उन्होंने एजुकेशन की बात करी है, जिस तरीके की पढ़ाई की बात करी है, वो उन्होंने कैसे हासिल करा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, 2 जगह थी, एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस वाले लोग बौद्धिक रूप से बहुत अच्छे थे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत शानदार थी उनकी। वहीं जो स्पार्टा था, स्पार्टा की सैनिक शिक्षा, मिलिट्री वाली एजुकेशन बहुत ही शानदार थी। तो इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, कि हम बौद्धिक शिक्षा भी देंगे और हम सैनिक शिक्षा भी देंगे अपनी शिक्षा पद्धति में, दोनों को मिक्स कर दिया, एथेंस और स्पार्टा दोनों की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्लेटो ने, जो स्त्री और पुरुष है, यानी कि आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इक्वल एजुकेशन की बात करी थी, दोनों के लिए इक्वल एजुकेशन की बात करी। एरिस्टोटल ने महिलाओं को पीछे रखा था पुरुषों से, याद है ना, इन्होंने एजुकेशन की दोनों के लिए बात करी, ठीक है। दीर्घकालिक शिक्षा मानी जाती है इनकी, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत, क्योंकि 50 साल की उम्र में जाके सोचो, 50 साल की उम्र में इनकी एजुकेशन पूरी हो रही है, तो इसलिए दीर्घकालिक है, सैद्धांतिक है, बहुत व्यवहारिक शिक्षा वो बता रहे हैं कि व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इनकी शिक्षा पद्धति में क्या हुआ भाई, ऐसे जो हम बड़ा कह रहे हैं, ये हुआ 0 से 10 उनको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, फिजिकल एजुकेशन, खेल कूद ये सब। 11 to 15 आपका संगीत, गणित, कई बार आपको 0 से 6 भी देखने को मिलेगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। 11 to 15 संगीत गणित शिक्षा। 16 to 20 यहाँ पे नैतिक, यहाँ पे आपको मोरल्स सिखाए जाएंगे, ठीक है। और 20 साल की उम्र में, ये एग्जाम में आया था आपके कि किस साल की उम्र में कौन से ईयर में आपके एग्जाम लिए जाते हैं। तो 20 साल की उम्र का बच्चा पहली बार अपना एग्जाम देता है, अगर वो वहाँ पे फेल हो जाएगा तो भाई आप तो यहीं पे रह गए, आप प्रोड्यूसर क्लास में जाओगे, उत्पादन वाली क्लास में जाओगे, आपके बस के आगे पढ़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो पास हो जाएगा फिर आगे चलकर 21 से 30 साल की उम्र में उसे आपको फिजिकली, आपके मेंटली और करेक्टर वाली, चरित्र वाला प्रशिक्षण को ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छे से, ठीक है। फिर 30 साल के बाद, 30 साल की उम्र में, बेसिकली 20 के बाद 30 साल की उम्र में एक दूसरा एग्जाम होता है, जहां पर पास होने वाला तो आगे बढ़ जाता है और फेल होने वाला सैनिक बन जाता है, यानी कि सोल्जर बन जाता है। अब जो आगे बढ़ गए, जो पास हो गए थे, वो 31 से लेकर 35 साल तक दार्शनिक शिक्षा लेते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, कहाँ पे, 31 से 35 साल की उम्र में। लेकिन
फिर 36 से 50 साल की उम्र तक उनको एक असली दुनिया में भेज दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए कि भाई देखते हैं कि इनको कैसा रहा है इनका लाइफ एक्सपीरियंस, ये अपने अच्छे से फिलोसफर बन भी गए हैं नहीं बने हैं, तो एक रियल लाइफ में इनको भेज दिया जाता है और 50 साल की उम्र में ये अंतिम परीक्षा मानी जाती है। ठीक है, कि अगर आपने इस जीवन से आप लड़ गए तो यानी कि सही है, बिल्कुल आप बन गए एक फिलोसफर अच्छे वाले। ठीक है, और आप ही एक दार्शनिक राजा बन सकते हो अब। ठीक है, तो यहाँ तक आने वाला इंसान ही एक दार्शनिक राजा बन सकता है और बाकी आपके प्रोड्यूसर क्लास और सोल्जर क्लास में चला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो ने लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली थी उसको अच्छा नहीं बताया। सेम एरिस्टोटल ने भी अच्छा नहीं बताया और आपके प्लेटो ने भी डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं बताया, करप्टेड बताया। यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके प्लेटो है, इन्होंने भी राजतंत्र को यानी कि आपका मोनार्की को अच्छा बताया, बेस्ट बताया। ठीक है, शासन को एक कला बताया कि शासन करना एक कला है, रूल करना अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, दार्शनिक राजा का समर्थन किया, राजा कैसा होगा, राजतंत्र को फॉलो कर रहे हैं, मोनार्की को फॉलो कर रहे हैं तो राजा भी एक आदर्श होगा, आइडल स्टेट बना रहे हैं, आइडल ही किंग होगा, ऐसा प्लेटो ने कहा। पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद कर दिया, ये मैंने आपको पीछे बता दिया कि इन्होंने वाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही कम्युनिज्म कर दिया था। ठीक है, शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद का प्रस्ताव, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। अब ये पॉइंट बड़ा ध्यान में रखना है, क्या जो उन्होंने प्रॉपर्टी और वाइफ दोनों का साम्यवाद कर दिया कि किसी की कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, किसी की पर्सनल वाइफ नहीं हो सकती, एक वाइफ सबकी वाइफ है, तो बड़ा ही बेकार था ये कंसेप्ट। तो बेसिकली उन्होंने जो ये साम्यवाद किया, जो ये प्रॉपर्टी और संपत्ति का मतलब संपत्ति और जो आपकी पत्नी का जो साम्यवाद किया, ये साम्यवाद सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, सोल्जर और आपके रूलर, इन दो क्लास के लिए था। जो सबसे लो वाली क्लास थी उत्पादक वर्ग, उसके लिए नहीं था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यक्ति से संबंधित न्याय बताए उन्होंने, 3 तत्वों को जोड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्याय की बात करी, जस्टिस की बात करी। न्याय को, जस्टिस को उन्होंने 2 तरीके से बताया। किसने, आपके प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि एक तो न्याय होता है आपका व्यक्ति से संबंधित। ठीक है, व्यक्ति से संबंधित न्याय बताया उन्होंने 3 तत्वों को जोड़कर, यानी कि कैसे कि भाई असली न्याय वो है जब हर एक व्यक्ति, क्योंकि न्याय कौन सा है, जस्टिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल, जब हर एक इंडिविजुअल अपना अपना वर्क, अपना अपना काम करेगा, चाहे वो आपकी सोल्जर क्लास है अपना काम करेगी, प्रोड्यूसर क्लास अपना काम करेगी और जो आपका फिलोसोफर है वो अपना काम करेंगे, कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही आपका एक असली न्याय, असली जस्टिस कहलाता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो बोलते हैं एक होता है राज्य से संबंधित न्याय, एक स्टेट से रिलेटेड एक जस्टिस होता है, क्या, जहां पर शिक्षा और साम्यवाद को आधार बनाया जाता है कि असली जस्टिस वो है जब आप एजुकेशन दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो तो सबके साथ न्याय हो रहा है, पूरे राज्य के साथ न्याय हो रहा है, और साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म कर दो, एक चीज सबके लिए बराबर है, तो ये भी एक जस्टिस हुआ अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लेटो का भी बात। आगे देखते हैं, प्लेटो गृहयुद्ध से निरंकुश राजतंत्र। अब देखो, सॉरी माफ कीजिएगा, ये प्लेटो नहीं है, ये अब आपके यहाँ पे हॉब्स आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं आपके कौन, हॉब्स। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं लिखा बट मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ गड़बड़ ना करें। आपके एरिस्टोटल हो गए और आपके प्लेटो हो गए, अब हॉब्स को पढ़ेंगे। हॉब्स, लॉक, रूसो, 3 थिंकर ऐसे माने जाते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौते की बात करते हैं। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर तीनों ही बोलते हैं कि आखिरकार एक राज्य आया कैसे, एक स्टेट कैसे आया है। तो सबसे पहले हम हॉब्स की सारी बातें जानते हैं। ठीक है, सब कुछ शॉर्ट में देख रहे हैं रिवीजन के तौर पे। तो गृहयुद्ध से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। जो आपके हॉब्स थे, हॉब्स ने अपने टाइम में देखा क्या, गृहयुद्ध, सिविल वॉर देखी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऐसे में उससे प्रभावित होकर उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा भाई सबसे अच्छा तो क्या होता है, राजतंत्र होता है, मोनार्की बेस्ट होती है। हॉब्स ने इसका फॉलो किया। हॉब्स ने ज्ञान का अंत शक्ति है ये बात बोली थी, द एंड ऑफ नॉलेज इज पावर, ज्ञान का अंत शक्ति है। इसका क्या मतलब था,
इसका मतलब था कि जब एक ज्ञान, जब एक नॉलेज का अंत समय मतलब समाप्त होना नहीं है, अंत समय मतलब जब आपको पूरी की पूरी तरीके से पूर्णतः ज्ञान हो जाता है, परफेक्ट हो जाते हो, जब आपको परफेक्शन मिल जाता है तभी आपको पावर मिल जाती है। अगर आपको नॉलेज पूरी हो गई, अंत तक हो गई है, कंप्लीट नॉलेज, देन आपके पास पावर है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी, किसने? आपके हॉब्स थे। आगे, यांत्रिक भौतिकवादी या वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हॉब्स ने साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया। तीसरी चीज, भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं। किसने कहा? फिजिकल जो आपके जितने भी आपके एटम्स हैं वो अपने आप ही मूव हो रहे हैं। कौन बोलते हैं? हॉब्स बोलते हैं कि भौतिकी अणु स्वतः ही गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या था कि जो भी फिजिकल चीजें आपको दिख रही है, आज ये पेन है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स से ये मिलकर बना है ना। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये सब चीजें जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ही मूव करते हैं। ऐसे ही एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप ही चीजों को करवा रहा है, चीजें क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन आपके हॉब्स कहते हैं। आगे वो बोलते हैं मनुष्य इच्छाओं का समुच्चय है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे एक वस्तु के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे अणु होते हैं ना भौतिक चीज के अंदर, ऐसे ही एक मानव के अंदर बहुत सारी इच्छाएं से वो बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसे निरंतर गतिमान करती है, जिसकी वजह से एक इंसान अपने आप ही आगे गति करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। आप रुकोगे थोड़ी ना। सही बात है, अगर आज कोई चीज आपके साथ है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उसको और बेटर करना चाहते हो, आपकी और कोई इच्छा हो, तो आप अपने आप को फिर से आगे बढ़ाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं वही उसको आगे गति देती है। यानी कि इसीलिए कहा गया है कि ऐसे ही मनुष्य भी स्वतः गतिशील है, जैसे कि कोई भी भौतिक वस्तु में अणु सारे गतिशील होते हैं, ठीक है। वह स्वभाव से एकाकी, अहंकारी और अपनी तृष्णा का दास है। होब्स एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने क्या किया? मनुष्य को, एक ह्यूमन को उन्होंने कैसा बताया? उन्होंने पूरी तरीके से नेगेटिव तरीके से देखा है, नेगेटिव देखा है, नकारात्मक बातें कर रही है कि वो अहंकारी है, वो तृष्णा का दास है, ऐसा है, वैसा है, लालची है, ग्रीडी है, इस तरीके का बताया। किसने? हॉब्स ने। चलो देखते हैं आगे। उन्होंने कहा मनुष्य और पशु में तर्क शक्ति का भेद होता है। उन्होंने कहा कि जानवर और एक ह्यूमन और एनिमल में एक ही डिफरेंस है। क्या? तर्क शक्ति, एक लॉजिकल पावर, कि तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर एक ह्यूमन में होती है, जानवर में नहीं हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा राज्य के बिना मानव की प्राकृतिक अवस्था असामाजिक, बर्बर और अराजक वाली होगी। होब्स जो है वो कहते हैं, अभी मैंने आपको शुरू में बताया, होब्स, लोक, रूसो, तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कि तीनों ही सामाजिक समझौते की बात करते हैं, ठीक है। अब तीनों ने सामाजिक समझौता जो किया वो किस आधार पर किया? ह्यूमन के नेचर पर, ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन नेचर के आधार पर, मानव के स्वभाव के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक समझौते की बात करी। उन्होंने कहा कि राज्य नहीं था, सामाजिक समझौते से राज्य आया, उससे पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उससे पहले एक नेचर ऑफ स्टेट था, यानी कि आपकी राज्य से पहले की अवस्था प्राकृतिक थी, जब राज्य नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई देखो, राज्य के बिना तो क्या होगा? राज्य के बिना तो मानव की प्राकृतिक अवस्था असामाजिक थी। जब राज्य नहीं था और राज्य से पहले की जो अवस्था थी वो असामाजिक थी, जिसको आप प्राक समाज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राक समाज भी बोल सकते हो। प्राक सामाजिक यानी कि समाज ही नहीं था, लोग मिलकर नहीं रहा करते थे एक समूह की तरह, समाज की तरह। बर्बर और अराजकता होगी। कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था बेकार थी, पूरी तरह नेगेटिव थी। ह्यूमन नेचर बेकार है, इसलिए बिना राज्य के प्राकृतिक अवस्था भी नेगेटिव ही थी अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ठीक है। उन्होंने कहा मानव का नेचर तो भाई स्वार्थी है, प्रतिस्पर्धी है। मानव का नेचर सेल्फिश वाला है, कॉम्पिटिटिव वाला है, प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है। प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक अवस्था थी। उन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में, नेचर ऑफ स्टेट में, ना तो समाज था, प्राक सामाजिक, ना समाज था, ना सोसाइटी थी, और ना ही राजनीतिक, ना ही राज्य हुआ करता था, ठीक है, ना ही राज्य था।
बहुत ज़्यादा तनाव रहा करता था, निरंतर तनाव, टेंशन हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है, संघर्ष हो रहे हैं, वॉर हो रही है, युद्ध हो रही है, ऐसी स्थिति बनी रहा करती थी। नागरिकों में नैतिकता नहीं थी, मोरल्स नहीं थे। तो इस प्रकार मनुष्य का जैसा नेचर था, उसके नेचर की वजह से उसकी प्राकृतिक अवस्था यानी कि राज्य से पहले की अवस्था, बिफोर स्टेट, वो भी नेगेटिव ही थी। अब ऐसे में भाई सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा ही हाल हो रहा है, सभी जगह सभी के विरुद्ध और सभी का संघर्ष चल रहा है, सभी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ऐसे में जरूरत थी एक राज्य की, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो फाइनली इनका आ जाता है होब्स का सामाजिक समझौता आता है। होब्स का जो सामाजिक समझौता आता है उन्होंने उसे कैसे किया, व्यक्ति आपस में मिलकर राज्य की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा सारे व्यक्ति एक साथ आए, उन्होंने एक राज्य की स्थापना करी। प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षित जीवन था, उनका जीवन अच्छा नहीं था, लाइफ अच्छी नहीं थी, शक्ति ही अधिकार था, शक्ति ही अधिकार था, जिसके पास पावर है वो सही है। हर कोई अपनी अपनी पावर के लिए लड़ रहा था, मतलब कि हर कोई छीना झपटी कर रहा था कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरीके से कर रहा था। स्वयं की रक्षा, जीवन की रक्षा प्राकृतिक अधिकार माना किसने, होब्स ने प्राकृतिक अवस्था में कहा कि यहाँ पर मनुष्य के पास एक ही अधिकार था, क्या, अपने जीवन की रक्षा करना, क्योंकि वहां पे बहुत झगड़े हुआ करते थे ना, तो हर कोई अपनी रक्षा करता था, तो ये अधिकार वहां पे था। तर्क बुद्धि आत्मरक्षा सिखाती है। साथ उन्होंने कहा कि भाई देखो, हर उनके अंदर एक तर्क बुद्धि ये थी कि भाई हर कोई अपनी रक्षा करना चाह रहा था वहां पर। ठीक है, अब ऐसे में स्वतंत्रता सीमित करने के लिए समझौता हुआ। सबने सोचा कि भाई देखो ऐसा करते हैं, प्राकृतिक अवस्था में कोई राज्य नहीं है, हर कोई फ्री घूम रहा है, बिल्कुल स्वतंत्रता से घूम रहा है, जो मना रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उसके पास पूरी लिबर्टी है। तो ऐसे में हर किसी ने कहा कि हम क्यों ना अपनी आपस में ही लिबर्टी को कम कर देते हैं। सभी ने समझौते करने की सोची। व्यक्तियों ने अपनी शक्तियां एक सर्वोच्च प्रभु को सौंप दी। सारे के सारे व्यक्ति एक साथ आए, उन्होंने आपस में बातें करी, और बातें करके डिसाइड किया कि चलो हम सब अपने अपने अधिकार, अपने अपने सारे अधिकार, कोई कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, हम सब अपने राइट किसी एक राजा को दे देते हैं। उन्होंने एक संप्रभु को सौंप दिए। अब चाहे वो एक समूह था, चाहे वो कोई राजा था, कुछ भी था वो। और एक चीज और, कभी भी इस सामाजिक समझौते में, होब्स के सामाजिक समझौते में राजा यहाँ पे शामिल नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ शामिल नहीं है। सिर्फ लोगों ने आपस में बातचीत करके सोचा कि हम किसी एक को दे देंगे। ठीक है, वो राजा समझौते का हिस्सा नहीं होता, बस इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य को एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन माना। किसने, आपके होब्स ने। मानेंगे भाई राज्य तो सामाजिक समझौता करके बन रहा है ना, उसको बनाया गया है, इसलिए वो कृत्रिम है, इसलिए वो आर्टिफिशियल माना गया राज्य को। वो कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य कोई पहले से ही नहीं था, होब्स बोल रहे हैं। थॉमस होब्स के ने अब संप्रभुता की बात करी। थॉमस होब्स ने कहा सामाजिक समझौता हो गया, जो राजा है वो संप्रभु राजा है, जो किंग है उसके पास पूरी की पूरी आपकी सोवर्जिनिटी है, पूरी की पूरी सोवर्जिनिटी है। तो उन्होंने बोला कि वो सर्वोच्च है, असीमित उसके पास शक्ति है, सबसे सुपीरियर है, पूरा का पूरा उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो अदेय, अविभाज्य, निरंकुश है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ऐसा है वो राजा। निरंकुश संप्रभु है, अपना वो अपनी मनमर्जी से चीजें करेगा, नैतिक ईश्वरीय प्रतिबंधों से मुक्त है, क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो व्यक्तियों ने अपने अधिकार छोड़ दिए ना, सबने छोड़ दिए, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है संप्रभु राजा, इसीलिए वो नैतिक और ईश्वरीय प्रतिबंधों से नहीं बंधा हुआ कि वो मॉरल्स को फॉलो करेगा, वो ईश्वर की बातों को ध्यान रखेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब ये रही भाई हॉब्स की सारी बुक, डी सिवे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, डिकॉर्पोर, होमाइन और आपका बेहेमोथ। ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है और सारी आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, अब ये सब नोट करना आपका काम है। अब आ जाइए लोक पर। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए कौन आते हैं, आपके होब्स आते हैं, इसके बाद लोक आते हैं। जो लोग आते हैं ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, ये भी ह्यूमन के नेचर की बात करेंगे, ये भी एक स्टेट बनाएंगे, एक राज्य बनाएंगे, और ये भी नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों की बात करेंगे। ठीक है, सारी बात ये भी करेंगे। चलो, तो बेसिकली इन्होंने अपोजिट बात करी। इन्होंने कहा, होब्स ने तो नेगेटिव बात करी थी, इन्होंने पॉजिटिव बात करी। इन्होंने कहा कि जो एक मनुष्य है, जो एक ह्यूमन है, वो विवेकशील है, उसके पास रेशनल है, इन्होंने साफ बोल दिया। लोग ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया है। ठीक है, उन्होंने विवेक को आधार माना,
उनकी तर्क बुद्धि चिंतन का आधार थी। उन्होंने कहा कि लोगों के पास तर्क बुद्धि थी, अच्छी खासी लॉजिकल चीजें थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी, बढ़िया थे लोग। प्राकृतिक अधिकारों की बात करी किसने? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहते हैं कि वहां पर लोगों को प्राकृतिक अधिकार थे, वो भी 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करी थी जॉन लॉक ने। हालांकि हॉब्स ने सिर्फ एक ही अधिकार बताया, रक्षा का अधिकार, ठीक है। जो संप्रभु राजा बनाया है ना हॉब्स के, उसमें हॉब्स ने एक बात और बोली थी, जो संप्रभु राजा बनाया आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन हाँ जिस काम के लिए आपने उसे बनाया है अपनी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अगर आपकी आत्मरक्षा नहीं हो रही है देन आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते हो। अब आ जाइए लोक पे। जैसा कि मैं बता रही हूँ, लोक ने भी प्राकृतिक अवस्था में यहाँ पे 3 अधिकारों की बात करी। लोक ने निजी संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बात करी, भाई प्रॉपर्टी का बहुत फेवर किया कि सबके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका राइट सबके पास होना चाहिए। उन्होंने अनुबंध की बात करी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जॉन लॉक ने भी। और जॉन लॉक ने यहाँ पे किसको आधार बनाया? राजनीतिक सत्ता का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे सीन में क्या था कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, ह्यूमन अच्छा है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। हॉब्स ने कहा ह्यूमन का नेचर बेकार है, इसलिए राज्य से पहले की अवस्था यानी कि प्राकृतिक अवस्था भी बेकार थी, राइट। वहीं लोक ने कहा ह्यूमन का नेचर अच्छा है, इसलिए यहाँ पर इनके केस में जो प्राकृतिक अवस्था है, राज्य से पहले की जो अवस्था है वो भी यहाँ पे अच्छी ही है, लेकिन राज्य बनाने की जरूरत इनको क्या पड़ गई? तो इन्होंने कहा कि भाई इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो कि चीजों को गलत कर सकते थे, और वो धीरे धीरे गलत चीज, कहते हैं ना कि पूरे तालाब में अगर एक गंदी मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक होना चाहिए राज्य जो कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, कम से कम ये सब चीजें करे, चीजों को हैंडल करे, ठीक है। तो कृत्रिम नागरिक समाज की इन्होंने बात करी। इन्होंने जॉन लॉक का विचार था कि जो नागरिक समाज है, जो आपकी सिविल सोसाइटीज़ है, ये सब नकली है, ये सब ये आर्टिफिशियल्स है, ठीक है, इनको बनाया गया है सब ने। तो विरोध का अधिकार दिया लोक ने। अपने केस में नागरिकों को अधिकार दिया है कि वो विरोध कर सकते हैं, सत्ता का, अथॉरिटी का, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जॉन लॉक की। मानव को अपनी प्रकृति से सामाजिक सहयोगी प्राणी बताया। उन्होंने क्या कहा? जॉन लॉक कहते हैं कि जो ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन का नेचर कैसा है? सोशल है, सामाजिक है, यानी कि मिल बांट कर रहता है, और कोऑपरेटिव है, आपस में सहयोग करता है, हेल्प करता है, उसमें प्रेम होती है, दया होती है, सद्भाव होता है, सहयोग जैसे गुण पाए जाते हैं। यानी कि उसको हर तरीके से अच्छा बता दिया उन्होंने, अच्छा बताया है ह्यूमन को, किसने? जॉन लॉक ने। आगे जॉन लॉक ने कहा इसी वजह से ह्यूमन अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था में शांति थी, सद्भाव था, नैतिकता थी। यानी कि प्राकृतिक अवस्था यानी कि बिफोर द स्टेट जो सिचुएशन थी, नेचर ऑफ स्टेट जो था वो भी अच्छा ही था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी? कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, राज्य नहीं था यार। तो प्राक राजनीतिक अवस्था, प्राक का मतलब राजनीति का ना होना, राज्य का ना होना, नॉन स्टेट, स्टेट नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में समाज था। होब्स का याद करो, होब्स ने कहा प्राक सामाजिक, प्राक राजनीतिक, ना तो समाज था ना राज्य था। इन्होंने क्या कहा? प्राक राजनीतिक, यानी कि राज्य तो नहीं है लेकिन हाँ समाज था, मिलकर सब रहा करते थे, ठीक है। लेकिन राज्य या राजनीतिक नहीं थी, ये सब नहीं था। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अवस्था का मुख्य तत्व था, उन्होंने साफ बोल दिया। प्राकृतिक अवस्था में यानी कि बिफोर स्टेट की जो अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, वहां पर सबसे 3 अधिकार थे, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट राइट जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार मेन था, ठीक है। अब प्राकृतिक अधिकारों में वो 3 अधिकार ये रहे। जीवन का अधिकार यानी कि राइट ऑफ लाइफ, देन लिबर्टी और आपका प्रॉपर्टी, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, LLP, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, और सबसे मेन संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये रही कि भाई प्राकृतिक अवस्था ने किसी ने पूछा लोग से कि भाई देखो होब्स का तो हमें समझ आता है कि क्यों जरूरत पड़ी, लेकिन आपको क्यों जरूरत पड़ी? आपको क्या जरूरत पड़ी थी एक राज्य बनाने की, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की? तो इन्होंने अपने रीजन बताए। उन्होंने कहा विधायिका का अभाव था, यानी कि कानून बनाने वाला कोई नहीं था, लेजिस्लेचर नहीं थी, अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर या फिर लैक ऑफ लेजिस्लेचर देखा जा रहा था, कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कार्यपालिका का अभाव था, एग्जीक्यूटिव नहीं था कि जो कानूनों को अप्लाई करे, वो भी नहीं था, जो एक सिस्टम बना के चले, सबका ध्यान रखे, वो सब नहीं था। जस्टिस करने वाला एक न्यायपालिका, एक जुडिशरी नहीं थी, और राज्य की आवश्यकता हमें पड़ गई थी।
इसलिए हमें राज्य की जरूरत पड़ी। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ही हमें एक स्टेट को एस्टैब्लिश करा था, ठीक है, एक स्टेट की स्थापना करी थी। किससे? सामाजिक समझौते के द्वारा, ठीक है। अब आ जाइए निजी संपत्ति पर। जॉन लॉक ने प्रॉपर्टी की बात करी, ठीक है, संपत्ति की बात करी दो तरीके से। जॉन लॉक ने कहा दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज नष्ट होने वाली, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं है, माफी चाहती हूँ भाई। नष्ट होने वाली यानी कि जिसको जो समाप्त हो जाती है, और सॉरी नष्ट ना होने वाली, आई एम सो सॉरी गलती से पढ़ दिया, यहाँ पे लिखा है नष्ट ना होने वाली, यानी कि जो समाप्त नहीं होती ऐसी संपत्ति, ठीक है, जो हमेशा रहती है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी लेकर डाल देते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक होती है नष्ट होने वाली, जैसे कि आपने कोई खाना लेकर आए हो, आप बाहर से कुछ चीज़ें लेकर आए हो खाने की, तो वो कुछ देर किया, अगर नहीं खाओगे तो वो अपने आप ही खत्म हो जानी है, कीड़े लग जाएंगे उसमें। तो दो तरीके की प्रॉपर्टी बताई, नष्ट होने वाली और एक ना होने वाली, ठीक है। ये थे जॉन लॉक के विचार, और ये रही भाई जॉन लॉक की सारी बुक्स, इनको देख लीजिएगा, ठीक है, इनको लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। चलो भाई, और ये हो गया पूरा का पूरा आपके कुछ थिंकर। ये आज पार्ट 1 था आपकी शंखनाद की सीरीज के अंदर। कल सारे के सारे जो बचे हुए थिंकर्स है कल एक ही क्लास में लेकर आऊंगी, एक ही क्लास में सारे फैक्ट एकदम ऐड हो जाएंगे, सारे फैक्ट ऐड हो जाएंगे। सॉरी कल तो नहीं, परसों। कल आप लोगों का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स। इससे पहले जो करंट अफेयर्स करवाया था मैंने संडे को, बहुत अच्छा था, उसको देखिएगा जिसने नहीं देखा। आज मतलब कल संडे को फिर से एक वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए आ रहा है। तो ये आपके लिए कल नहीं परसों आएगा, मंडे को आपकी शंखनाद की सीरीज। और अब मैं शंखनाद की सीरीज को ही कंटिन्यू करूंगी और करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करूंगी। फिलहाल मैं 2 चीजें कंटिन्यू करूंगी, शंखनाद पूरा होने के बाद कुछ और लाऊंगी, अभी शंखनाद को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आएगा आपका, जिसमें हम सारे के सारे बचे हुए थिंकर्स के मेन फैक्ट सब याद कर लेंगे, ठीक है। और भाई ये रहा, जिसको भी मन है कि मैम हम तो अब डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, हमें आपका कोर्स चाहिए, तो भाई ये रहा बैच आपका, ये रहा पूरा का पूरा एक्सीलेंस कंप्लीट बैच आपको दिख रहा है, इसको आप परचेज कर सकते हो भाई। और ऑफर भी आपका चल रहा है, मौके पे चौका मारना सीखो, ठीक है। तो अच्छा मौका चल रहा है, आप लोग 4999 में 6 मंथ का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ले सकते हो, 12 मंथ का भी ले सकते हो 7999 में। 1 टाइम पे नहीं कर सकते तो भाई EMI का ऑप्शन लीजिए, EMI आपकी यानी कि मंथली पेमेंट कीजिए, टुकड़ों में पैसे दीजिए। तो बेसिकली अगर आप 6 महीने का देते हो तो पर मंथ आप लोग 700 to 800 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप 12 मंथ का देते हो तो आपको 600 से 700 रुपीज़ पे करने होंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब भाई देखो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ये वाली क्लास कैसी लगी। हर एक जो इंसान वीडियो को देखता है, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर बताएंगे कि मैम हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, या ये क्लास हमारे लिए रामबाण सिद्ध है, मतलब कि इतना सुकून मिल रहा है शंखनाद करते हुए, क्योंकि शंखनाद में हमें एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल रूप में, हल्के हल्के कंसेप्ट रूप में समझ आ रही है। मुझे ये जानना है आपके फीडबैक क्या है इस सीरीज को लेकर। तो हर एक क्लास को देखो और उसके साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना, ठीक है। और जो भी कोर्स परचेज करना चाहता है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से कोर्स परचेज करो। और मेक श्योर कि बॉटम में नीचे की साइड आपको मेरा कोड मिलेगा, कोड है मेरा POORTI पूर्ति 10, ये देख लेना, ये आपका नीचे लिखा होना चाहिए, तभी वो अमाउंट माइनस में होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और प्लस क्लास YT क्लास का फायदा उठाओ भरपूर तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, जो भी नया है मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।